हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये 4 क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के लिए आप बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 5 सैम्पल पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। और अगर आप अच्छे से उनको कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से जैसे भी पैटर्न के क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाते हैं, फिर चाहे वो MCQs हों, फिर या वो मैच हों या डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चंस इन वीडियोस में कवर हो जाते हैं। तो ये केवल एक वीडियो ना होकर आपके पास होने की ही आप इसको गारंटी कह सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में वीडियो अलग से प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड में मिलेगा, वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। ठीक है। सो जब आपका पेपर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो ने आपके पेपर में कितनी हेल्प की। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं, समय सीमा आपकी 2.5 घंटे रहेगी और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर रहने वाला है और अधिकतम अंक रहेंगे आपके 60। सबसे पहले आपको बच्चे सामान्य निर्देश दिया गया है, तो यहाँ से आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हो। 3 आपके खंड रहेंगे और खंड ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, खंड बी में लघु व दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न और खंड सी में योग्यता आधारित प्रश्न रहेंगे। और आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, लेकिन पूरे में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। तो चलिए खंड ए जो है स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए में आपको 12 प्रश्न 1-1 नंबर के दिए जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं, आपको बताना है सही या गलत। तो मेरे आंसर करने से पहले आप एक बार अपने आप से आंसर ज़रूर कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं, तो आप बताएंगे। तो क्या जो है जीवाश्म ईंधन बनते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये मृत जीवों के अवशेषों से ही बनते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, ध्वनि निर्वात में आसानी से यात्रा कर सकती है, तो निर्वात क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्वात होता है ऐसी जगह जहां पर वायु भी उपस्थित ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। जैसे आप कमरे में बैठे हो और बिल्कुल खाली कमरा है लेकिन उसके अंदर हवा है, तो निर्वात नहीं है, लेकिन अगर हवा को भी निकाल दो तो निर्वात बन जाएगा। तो क्या निर्वात में ध्वनि आसानी से यात्रा कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को जो यात्रा है करने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए, उसको संचरण करने के लिए क्या चाहिए, उसको माध्यम चाहिए। फिर चाहे वो ठोस माध्यम हो, गैस माध्यम हो या फिर द्रव का माध्यम हो, कोई एक माध्यम इनमें ज़रूर होना चाहिए, तभी जो ध्वनि है वो संचरित हो सकती है, संचरण कर सकती है। यात्रा की जगह आपको संचरण जो है वर्ड आ सकता है, संचरण कर सकती है या नहीं। गेहूं खरीफ फसल का हिस्सा है, तो गेहूं जो है वो कैसी कौन सी फसल का हिस्सा है, रबी का। तो ये आंसर ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, याद रखना है गेहूं किसका है, गेहूं रबी का है। गेहूं रबी है, उसके अलावा सरसों भी क्या है, रबी है। उसके अलावा जो धान होता है वो क्या होता है, धान वो खरीफ फसल होती है जो बारिश के दिनों में उगाई जाती है। दोनों में अंतर भी आपको ज़रूर करना है। अगला प्रश्न है, हम वायुमंडलीय दाब के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये बिल्कुल सही है बच्चे। हम वायुमंडलीय दाब होता क्या है, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो दाब लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो उसके बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, हम उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इंजन चलाया जाता है। तो किसका उपयोग रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कोयला, कोयले का उपयोग। ठीक है, कोयले का उपयोग, ऐसे लिख देंगे, कोयले का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि गैस तरल और डैश में फैल सकती है या संचरित हो सकती है। तो ध्वनि गैस तरल और तीसरा क्या था हमारा, ठोस, ठोस में फैल सकती है या संचरित हो सकती है, कैसे भी आंसर लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निषेचित अंडाणु को डैश कहा जाता है। जो अंडाणु जो है निषेचित हो जाता है किससे, स्पर्म से। स्पर्म से जो निषेचित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे, युग्मनज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जुताई में डैश का उपयोग श्रम और बचाने के लिए जो है समय बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी मशीन होती है जिसका जुताई में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो मेहनत है वो भी बचती है और समय भी बचता है। तो क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेटर। क्या बोलेंगे, कल्टीवेटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किण्वन की परिभाषा लिखें। किण्वन किसे कहते हैं? तो किण्वन की परिभाषा आप कैसे दोगे? किण्वन क्या होता है? इसके अंदर जो शुगर होती है ना, चीनी, किण्वन जो है किसी जैविक पदार्थ जैसे कि चीनी होता है, ठीक है। चीनी को सूक्ष्म जीवों द्वारा जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट के द्वारा अपघटन जिससे अल्कोहल गैस या एसिड बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे किण्वन कहते हैं। यानी आप एक सीधा सा छोटा सा ये भी याद कर सकते हो, चीनी का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। चीनी का अल्कोहल में बदलना या चीनी का यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में बदलना, यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में बदलना, ये क्या कहलाता है? किण्वन। तो ये वाली परिभाषा भी आप इसमें याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम लिखें जो विद्युत का संचालन करती हैं। तो बेचारा बहुत ही आसान है। दो धातुएं कौन सी हो जाएंगी? कोई भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो आप, जो है ये सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, ठीक है, लोहा लिख सकते हो। तो तांबा है, एल्यूमिनियम है, कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। आंसर था बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपतन कोण जो है 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण उसका मान क्या होगा? तो इसको समझिए, आपतन कोण वो कितने डिग्री का है? 30 का। ये हमारा क्या है? ये हमारा ये दर्पण है। आपतन कोण क्या होता है? जिस पे कोई किरण आकर गिरती है मिरर पे, ठीक है, वो आपतन कोण है, और वो फिर बाहर निकलती है तो वो परावर्तित कोण है। इसके बीच में हम अभिलंब डालते हैं। अगर हमारा ये वाला देखिए, ये आपतित किरण है, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण जो है ये कितने डिग्री का होगा? तो बच्चों आपने जो परावर्तन के नियम है वो पढ़ा है। उसमें क्या कहते हैं कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर होता है? हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। इसीलिए अगर ये 30 है तो ये भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। अगला क्वेश्चन, दो ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन करते हैं। आंतरिक निषेचन के द्वारा प्रजनन करते हैं वो ऐसे दो जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि मनुष्य है उसमें आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता है, ठीक है, और बिल्ली है, क्लियर, शेर है, ये सब इनमें क्या होता है? इनके अंदर आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन होता है। और बाह्य निषेचन जिसमें बाहर अंडे दिए जाते हैं, बाहर वो फिर क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं, क्लियर। तो वो कौन से होते हैं? मछली है, और दूसरा आप ये मेंढक का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर ये आता है तो उसमें मछली और मेंढक दो याद कीजिए। बाहरी निषेचन में कोयला गैस कैसे प्राप्त की जाती है, इसका एक उपयोग आपको बताना है। तो कोयला गैस कैसे मिलती है हमें? कोयला गैस जो है कोयले के उच्च तापमान पर गर्म करने से, कोयला गैस कोयले को जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है ना प्रक्रिया में, तो उसके उच्च तापमान पर गर्म करने से ये मिलती है, और इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे कोयला निकाला जाता है वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो गैस निकलती है उसका उपयोग वहाँ पे जो आसपास फैक्ट्री हैं उन्हीं के द्वारा कर लिया जाता है, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोल टार से प्राप्त होने वाले 4 उत्पाद के नाम आपको बताने हैं कि कोल टार से हमें क्या क्या मिलता है। तो कोल टार से हमें क्या क्या मिलता है वो आपको बताना है। तो इससे हमें पेंट मिलता है, ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है, ड्रग्स मिलती हैं, और इसके अलावा हमें और क्या मिलता है? पेंट मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, इससे परफ्यूम मिलता है, क्लियर, डाइज मिलती हैं, डाई, ठीक है, परफ्यूम, ये सब आप लिख सकते हो, परफ्यूम है, ठीक। तो ये इससे आप लिख सकते हो, पेंट, ड्रग्स, डाई, परफ्यूम, ये हमें किससे मिलते हैं? कोल टार से प्राप्त होने वाले 4 उत्पाद रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि क्या होती हैं। तो वो ध्वनियाँ जिनको हम सुन सकते हैं उनको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। श्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है वो श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अश्रव्य ध्वनि क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता उनको हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे,
क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है, आपको समझाना है। तो बिल्कुल विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है। अगर आयरन है, मान लीजिए लोहे की कोई भी चीज़ है, लोहे की उसके ऊपर जंग लग गया है तो आप उसके ऊपर विद्युत लेपन करके उसको दोबारा से बहुत सुंदर बना सकते हो। चांदी की कोई भी उपकरण है या चांदी का कोई भी ज्वेलरी है तो उसके ऊपर आप सोने का घोल चढ़ाकर उसको सोने की जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें विद्युत लेपन के अंतर्गत हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आप लिख सकते हो कि हाँ, यह धातु की सतह को जंग से बचाने और सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। यह आंसर आप इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, समझाइए। तो आपको बताना है कि शुद्ध जल संचालन करता है या नहीं। तो शुद्ध जल का मतलब पहले तो समझ लेते हैं कि शुद्ध जल का मतलब क्या है। शुद्ध जल होता है आसूत जल। आसूत जल का मतलब क्या है। अब आसूत जल, इसका मतलब है कि ऐसा जल जिसके अंदर आयंस नहीं होते, जिसके अंदर किसी भी तरह का आयन नहीं होता। और बच्चों, जो विद्युत का संचालन होता है, जो भी चीज़ विद्युत का संचालन करती है उसके अंदर आयंस बनते हैं। आयंस के कारण ही विद्युत का संचालन होता है। अगर आयंस नहीं होंगे तो विद्युत का संचालन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता। तो आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि नहीं, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता क्योंकि इसमें घुले हुए आयंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, घुले हुए आयंस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अंड प्रजक प्राणी क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो अंड प्रजक यानी जो अंडे देते हैं उनको क्या कहेंगे, हम अंड प्रजक कहते हैं। और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो अंड प्रजक और दूसरा क्या होता है, जरायुज। आप चीज़ें साथ साथ क्लियर करते जाइए। जरायुज तो अंडे देने वाले हैं, उनके उदाहरण आपको बताने हैं। तो अंडे कौन देता है, जो प्राणी अंडे दे के प्रजनन करते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मुर्गी है, मेंढक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो ये अंडे देते हैं इसीलिए अंड प्रजक हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन होता है जिसके अंदर एक ही माता या पिता की आवश्यकता होती है। या तो माता हो या पिता हो, यानी एक ही की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जो होता है, सेक्सुअल यानी लैंगिक, उसके अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता है। लेकिन इसमें नर या मादा दोनों में से एक से ही प्रजनन हो सकता है। परिभाषा लिखनी है, वह प्रजनन जिसमें केवल एक माता पिता से संतान उत्पन्न होती है उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ऐसे 4 जीवों के नाम लिखने हैं जो कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हों। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा कौन उत्पन्न होते हैं, ऐसे 4 जीवों के नाम आपको लिखने हैं। तो आंसर रहेगा आपका मनुष्य, शेर, गाय, कुत्ता, ये जो है इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, संपर्क बल को परिभाषित करें और एक उदाहरण दें। सबसे पहले समझते हैं संपर्क बल का मतलब क्या है। संपर्क बल वो बल होता है जो कोई भी दो चीज़ों के कांटेक्ट में आने से लगता है। जो जब भी कोई दो चीज़ें आपस में स्पर्श करेंगी तभी बल लगेगा। जैसे चुंबक है, अब ये चुंबक जो है, मान लीजिए ये चुंबक है और ये लोहा है, तो ये क्या करेगा, दूर से ही इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या इसे टच करने की ज़रूरत है। तो जो ऐसे टच नहीं करते उसको हम असंपर्क बल कहते हैं, और जो टच करना पड़ता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। अब आपको एक पानी की भरी हुई बकेट उठानी है तो उसके लिए आपको बकेट को टच तो करना पड़ेगा, तभी तो उठा पाओगे। तो ऐसा जो बल जो टच करने से लगेगा उसको संपर्क बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे, जिस बल का प्रभाव केवल संपर्क में आने पर होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि घर्षण बल है। ठीक है, उसके अलावा पेशीय बल भी आप लिख सकते हो, पेशीय बल, ये 2 उदाहरण दे सकते हो। पेशीय बल जो मांसपेशियां हमारी हैं उनसे लगता है उसको कहते हैं पेशीय बल। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया, सीएनजी का पूर्ण रूप लिखें। तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, सीएनजी का पूर्ण रूप हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके अलावा इसके आपको जो है 2 लाभ भी लिखने हैं। ठीक है, 2 लाभ क्या हो जाएंगे कि इसको हम पर्यावरण के लिए एक तो कम हानिकारक है, दूसरा यह अन्य ईंधनों की तुलना में सस्ता और अधिक प्रभावी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये इसके 2 लाभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला दिया गया है, पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिलता है, पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बनता है। तो आंसर लिख देंगे, लाखों वर्षों तक समुद्री जीव और पौधों के अवशेष के दबाव और गर्मी से जो है क्या बना, पेट्रोलियम बना।
तो समुद्री जीव और पौधे वो दब गए, ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो जो सारे किस में बदल गए, वो पेट्रोल में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद कौन से रहेंगे, डीजल और पेट्रोल आप लिख सकते हो। आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो दो उत्पाद कौन से रहेंगे, डीजल और पेट्रोल। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। तो मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, मनुष्य ध्वनि, मनुष्य हम जो है हमारे गले में क्या है, कंठ होता है, क्या बोलते हैं उसको, हम कंठ बोलते हैं। और जो कंठ है उसके अंदर क्या होती हैं, दो वोकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब इनके बीच में से जब हवा जाती है, इनके बीच में से वोकल कॉर्ड के बीच में से जब हवा जाती है तो ये दोनों कंपित होती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब आप अपने गले पे हाथ रख के देखोगे तो आपको कंपन महसूस होगी, उस कंपन के कारण ही हम बोल पाते हैं। तो आंसर रहेगा मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मनुष्य कैसे उत्पन्न ध्वनि करता है, उस आंसर हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, मनुष्य स्वर यंत्र जो गले में है उसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसकी मदद से ध्वनि उत्पन्न करता है। स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, जो हमारी श्वास नली होती है इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, ठीक है। यहाँ से जो क्या होता है ना, दो पाइपें अलग अलग हो जाती हैं, एक तो खाने वाली और एक सांस लेने वाली। तो जो खाने वाली पाइप है, जब खाना आता है तो ये जो स्वर यंत्र है ये क्या करता है, ये इसको एकदम से ढक लेता है, ठीक है। और खाना हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, पाचन नली है, उसके अंदर चला जाता है। और जब हम बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो क्या है ये खुल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर सांस जाती है तो हम, हवा जाती है तो हम बोल पाते हैं। अब इसको बोलते हैं हम स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स। अब स्वर यंत्र क्या है, इसके अंदर दो स्वर रज्जु होते हैं, इस तरह के दो जो है, आप मान के चलो कि दो स्वर रज्जु हैं ऐसे, और इसके अंदर से जब हवा जाती है तो ये दोनों कंपित करने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। तो दो स्वर रज्जु होती हैं जो एक संकरी दरार छोड़ती हैं। संकरी दरार का मतलब क्या है कि बीच में जगह होती है। जब हम सांस लेते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं तो स्वर रज्जु कंपन करती हैं, तो ये जो दोनों ये कंपन करती हैं और जिससे ध्वनि बनती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आई होप आपको ये समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के 3 कारण आपको लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई भी 3 लिख दीजिए। वाहन, सबसे पहले क्या है, वाहनों का शोर है, ठीक है, लाउड स्पीकर और तेज संगीत है, उद्योगों और मशीनों की आवाज़ है। तो ये आंसर आप इसमें लिख सकते हो। और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, कोई भी दे दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब के 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो समतल दर्पण की कैसे कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो समतल दर्पण है उसके अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक और आभासी का मतलब क्या है कि जो ये प्रतिबिंब बनता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये हम कहाँ खड़े हैं, ये मैंने कैंडल का एग्जाम्पल दिया है, हम कहाँ खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे हम दर्पण के पीछे खड़े हैं, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, आभासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि आप छोटे हो गए हो, बड़े हो गए हो। प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, यानी इसके अंदर जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझेंगे, दाब को परिभाषित करना है और इसका सूत्र भी लिखना है। और क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं, समझाइए। तो दाब को परिभाषित करना है। दाब क्या होता है कि किसी सतही क्षेत्रफल पर प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, उसको क्या कहते हैं, दाब। तो दाब क्या होता है, दाब बराबर है, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। जैसे आपने हाई हील पहन रखी हैं और आप रेत में चलने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, आप चल ही नहीं पाओगे, वो हील जो है रेत में घुस जाएंगी। लेकिन अगर आपने फ्लैट चप्पलें पहन रखी हैं तो आप उस पर चल सकते हो, क्योंकि फ्लैट चप्पल पहनने से क्या हुआ, आपका क्षेत्रफल बढ़ गया और उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर कम लगा, क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा लगा, ठीक है। तो ये दाब कहलाता है, प्रेशर यानी दाब।
उसके बाद कि हाँ, द्रव और गैस भी अपने चारों ओर दाब डालते हैं। अगर आप बैलून में पानी भरते हो तो भी फूलता है, हवा भरते हो तो भी फूलता है। यही तो है कि द्रव और गैस भी उसके ऊपर दबाव डालते हैं तभी वो फूलता है। अगला प्रश्न देखिए, खंड सी दिया गया है, मिलान करना है इसके अंदर आपको। तो इसमें साधारण नमक किसको जो है परिरक्षण करने के काम आता है? तो मांस और मछली को परिरक्षित करता है साधारण नमक, तो इसमें इसका F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, चीनी किसको परिरक्षित करने के काम आएगा? चीनी जैम और जेली को, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, जैम और जेली। उसके बाद है सिरके से हम किसको परिरक्षित करते हैं? किस में डालते हैं सिरका? अचार में डालते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, सी आंसर। वायरस की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स जो है वो वायरस की वजह से फैलती है। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको मैच करने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को सही करके पुनः लिखना है। तो सही करके लिखना है इसको, जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। तो देखिए, जब भी रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों? एंटीबॉडी का। तो आपको इस तरह से ये सही करके लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी अंडरलाइन आएंगे ना आपकी, उनको सही करना है, फिर लिखना है। उसके बाद सामान्य सर्दी एक असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग होता है जो एक दूसरे से नहीं फैलता, जबकि सामान्य सर्दी कैसा रोग है? एक संचरणीय रोग है, संचरणीय। अगला प्रश्न, गेहूं का रतुआ रोग जीवाणु के कारण होता है। तो गेहूं का रतुआ रोग जीवाणु के कारण नहीं होता, फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। मलेरिया कुत्ते के काटने से होता है? नहीं, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। पाश्चुरीकरण के दौरान दूध को 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है? नहीं मैडम, कितने तक? 70 डिग्री तक किया जाता है। चिकन पॉक्स जीवाणु के कारण होता है? क्या चिकन पॉक्स सच में जीवाणु के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु की वजह से होता है, नॉट जीवाणु। तो आप लिख देंगे विषाणु। अगला प्रश्न देखिए, तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जलवायु परिस्थितियां एक दूसरे से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। इस विविधता के अनुसार भारत में फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से 2 वर्ग हैं? रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल नहीं है वो बतानी है। तो इनमें देखिए, धान जो है वो भी खरीफ फसल है, कॉटन भी, कपास भी खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। मक्का भी खरीफ है, लेकिन जो सरसों होती है वो खरीफ फसल नहीं है। सरसों जो है वो मेनली जो गेहूं होता है उसके साथ उगाई जाती है। तो और गेहूं जो है वो क्या है? एक रबी फसल है। तो याद रखेंगे आप, क्लियर? क्योंकि गेहूं तो लोग सभी बच्चों को पता है कि रबी है, तो याद रखना गेहूं के साथ ही सरसों उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, रबी फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी फसलें जो है वो कब बोई जाती हैं? रबी फसलें अक्टूबर से मार्च के महीने में बोई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि की प्रक्रिया नहीं है? तो कृषि की प्रक्रिया नहीं है वो बताना है। तो देखिए, बुआई जो है वो भी कृषि की प्रक्रिया है। रेन नहीं है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंचाई भी है और कटाई भी है। अगला प्रश्न है, खाद जैविक पदार्थ है जो निम्न में से किसके अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है? तो खाद जो है वो पौधों के अवशेष से भी प्राप्त होता है और पशुओं के अवशेष से भी मिलता है। तो इसमें आपका आंसर ए व बी दोनों हो जाएंगे, दोनों ए और बी। ठीक, ए ये होगा, बी ये होगा, तो दोनों हमारा इसका आंसर होएगा। सी, ये जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम जानते हैं कि कंपास की सुई एक छोटा चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। जब हम इसे एक बंद विद्युत परिपथ के करीब लाते हैं तो इसकी सुई विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण विक्षेपित हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो चुंबकीय सुई होती है उसको जब एक तार के पास लाया जाता है जिसके अंदर से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो ये तार क्या बन जाता है? ये तार एक चुंबक बन जाता है। और ये भी क्या है? एक चुंबक है।
दो चुंबक आपस में पास पास आते हैं तो उसके अंदर विक्षेपण होता है, इसीलिए चुंबकीय सुई अपनी पोजीशन से इधर ऐसे ऐसे घूमने लगती है। वो डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत मोटर करता है, बाकी नहीं करते। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? तो बच्चे, जो फ्यूज तार है उसकी विशेषता क्या होती है कि फ्यूज तार होता क्या है? तो ये एक सुरक्षा, आप कह सकते हो जो सेफ्टी डिवाइस है, ये एक सुरक्षा कवच है। किसके लिए? जो विद्युत के उपकरण हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए। जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है तो जो फ्यूज तार है वो एकदम से आप कह सकते हो टूट जाता है, खराब हो जाता है, गल जाता है। तो अगर इसका गलनांक कम होगा तभी तो काम करेगा ना, ये ज़्यादा गलनांक में तो नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका गलनांक कम होता है, निम्न गलनांक पे ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरों में एमसीबी जो लगाई जाती हैं उनका उपयोग किस लिए होता है? तो सर्किट को तोड़ने के लिए। अगर बिजली कम ज़्यादा आती है ना तो वो एमसीबी नीचे गिर जाती है, आपको पता है ना, तो सर्किट को तोड़ने के लिए ये काम आती है। अगला है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है वो हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। तो डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पणों के मामले में वस्तु की स्थिति के अनुसार जो है क्या होगा? वस्तु की स्थिति और तो वस्तु की जो स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो है वो बदलते हैं। निम्न में से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी कौन सा बनाएगा? जिसकी जो प्रतिबिंब है वो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो कौन सा बनाता है? उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है? जो गाड़ियों में लगा होता है, जिससे हमें पीछे आने वाली गाड़ियां दिखाई देती हैं छोटी छोटी, वो उत्तल दर्पण होता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर यानी पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? अभी अभी हमने किया उत्तल दर्पण, ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक जो है रोगियों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं, इसीलिए दांत के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो आसानी से देख पाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमें किससे मिलेगा? एक तो अवतल दर्पण से मिलता है और एक उत्तल लेंस से मिलता है। देखो दर्पण का थोड़ा सा बता देती हूँ, ये कौन सा दर्पण है? ये जो है अवतल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपको डायग्राम भी आ सकते हैं बनाने पेपर में, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर? तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ए और बी दोनों ही जो है वास्तविक प्रतिबिंब हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सी हमारा आंसर होगा। तो ये थे कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। खंड अ दिया गया है। खंड अ क्या है कि एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना और खेती करना क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के पौधे हैं, यानी एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं। जैसे धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम फसल कहते हैं। क्या कहेंगे? फसल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन कैसे होगा ये आपको बताना है। अगर आप बल लगाते हो, आप बैलून पे बल लगाते हो, रबड़ को खींचते हो, आटे के ऊपर बल लगाते हो, तो इस तरह से किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे, इनमें तो क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो कोई एक उदाहरण आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रबड़ बैंड का खींचना, रबड़ बैंड को खींचना। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? आप ईंधन का नाम लिखेंगे सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है फुल फॉर्म रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक रबी फसल का नाम बताइए जो एक दलहन भी है। तो एक रबी फसल, सबसे पहले तो आपको रबी फसल क्या होती है? रबी फसल होती है जो कब उगाई जाती है? जो सर्दी में उगाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी होगी? रबी फसल। और खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। तो रबी फसल में जैसे गेहूं है, ये रबी फसल हो जाएगी।
लेकिन आपको तो वो बतानी है जो दाल भी है, दलहन है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो चना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है खरपतवार क्या होते हैं? तो आपको बताना है खरपतवार क्या होते हैं। अवांछित पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं। इवन वो क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनका उपभोग भी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे खरपतवार क्या है? वे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं और उसके पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो क्या ये सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल ये सत्य है कि बल का परिमाण भी होता है, यानी कितना बल लगा रहे हैं, और किस दिशा में लगा रहे हैं, दोनों होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनशील भाग जो है वो कौन सा होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंपनशील भाग वो कौन सा होता है? तो हवा का स्तंभ जो होता है उसमें वो कंपन करता है। तो क्या आंसर लिख देंगे? हवा का स्तंभ। ठीक है, हवा का स्तंभ कंपन करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? सत्य है या असत्य है? तो जीवाश्म ईंधन जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा दाब, इतना ज़्यादा तापमान प्रयोगशाला में मेंटेन किया नहीं जा सकता। तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर वैद्युत बल की परिभाषा आपको देनी है। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? यह वह बल है जो आवेशित वस्तुओं के बीच जो है काम करता है और उन्हें आकर्षित या विकर्षित करता है। वह क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे आप एक कॉम लेते हो, कंघा लेते हो, उसको अपने बालों में रगड़ते हो और फिर जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं उसके पास लेकर आते हो, तो वो क्या करेंगे? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप चाहो तो इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बल होगा ये स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कोक जो है वो कार्बन का कैसा है? सत्य, जो शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ पर बिजली के माध्यम से किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। क्या कहलाएगी? विद्युत लेपन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्या बल केवल जो है तभी वस्तु पर प्रभाव डाल सकता है जब वह उसके संपर्क में हो? तो आपको सत्य या असत्य बताना है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि बिना संपर्क में आए भी प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, और चुंबकीय बल होता है, बिना उसके टच में आए भी चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो वो कैसा होता है? वो जो है बिना टच में आए, इस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, असंपर्क बल होता है। ये असत्य हो जाएगा। अथवा है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल जो है वो दबाव कहलाता है, दाब कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं कहलाता। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो वो जो है अलग, जैसे पेट्रोल होता है तो वो बहुत सारे पदार्थों का मिक्सचर होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स। ठीक है, तो उनको अलग अलग किया जाता है। उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं, यानी शोधन कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? हम उनको शोधन कहते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर छोड़ा गया। प्रक्षेपण स्थल छोड़ने के तुरंत बाद उस पर कौन से दो बल कार्य करते हैं? तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ लॉन्च होता है तो उस पर कौन से काम करेंगे? जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हवा का जो है वो घर्षण बल काम कर रहा होता है। ठीक है, घर्षण बल। और नीचे कौन सा बल काम कर रहा है? पृथ्वी है ना नीचे, तो नीचे जो है गुरुत्वीय बल काम कर रहा होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और क्या रहेगा? घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, नींबू का रस निकालने के लिए उसे उंगलियों से दबाना इसे बल लगाने वाला कारक, और जिस वस्तु पर बल लगाया है उसकी पहचान करनी है। तो नींबू का रस निकलता है तो उंगलियों से दबाना, इसमें बल कौन लगा रही है? उंगली है, इसमें बल लगा रही है। और बल किस पे लग रहा है? नींबू के ऊपर ये बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर करेंगे, बल लगाने वाला कारक क्या रहेगा? उंगलियां। और बल लगाया गया किस पे लगाया गया? नींबू पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। थर्ड क्वेश्चन है, आपको विशेष प्रकार की दो तांबे की प्लेटें और तांबे के सल्फेट का विलयन दिया गया है।
विद्युत लेपन दिखाने के लिए एक सरल परिपथ आपको बनाना है, तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ये देखिए ये क्या है, ये बैटरी लगाई हुई है। तो आप इसमें बैटरी कैसे बनाते हैं, ये एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी। तो ये जो बड़ी लाइन है वो क्या दिखाती है, प्लस को, और छोटी लाइन माइनस को दिखाती है। और फिर क्या करते हैं, जैसे इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितने सेल की बैटरी बन गई, ये 3 सेल की बैटरी बन गई। इस तरह से हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो क्या है, ये तांबे की प्लेट हैं, कॉपर प्लेट यानी तांबे की प्लेट हो जाएंगी। और विलियन कौन सा है, ये कॉपर सल्फेट का विलियन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलियन हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, यदि परीक्षक के दो मुक्त सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाए और चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई दे तो इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेपण क्यों दिखाई दिया है ये आपको बताना है विलयन में डुबाने पर। तो यदि उसको विलयन में डुबाने पर चुंबकीय सुई में दिखाई दिया तो इसका मतलब जो विलयन है, विलयन वो क्या है, वो एक सुचालक है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यदि परिरक्षक के मुक्त सिरों को किसी विलयन में डुबोने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है तो इसका अर्थ यह है कि विद्युत जो विलयन है वो विद्युत का क्या है, चालक है, बहुत अच्छा चालक है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, यदि पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात करें। तो एक पेंडुलम है जो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। पहले तो थोड़ा सा हम आवृत्ति को समझ लेते हैं, आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, वो आवृत्ति है। और आवर्तकाल क्या होता है कि एक जो दोलन है उसमें उसको होने में कितना समय लगा, ये आवर्तकाल है। अगर एक दोलन को कितना समय लगा निकालेंगे तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल निकलेगा। और अगर 1 सेकंड में कितनी दोलन हुई तो निकालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी निकलेगी यानी आवृत्ति निकलेगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कुल दोलन कितने हैं, 40 हैं, कुल समय कितना है, 4 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम आवर्तकाल निकाल लेते हैं, यानी एक दोलन को होने में कितना समय लगा। 40 दोलन कितने समय में हो रहे हैं, 4 सेकंड में। एक दोलन कितने में होगा, 4/40। आंसर कितना आ गया, 0.1 सेकंड। ठीक हो गया। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कुल समय बटे कुल दोलन। चलिए जी, अब आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब कि आप बताओगे 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, तो कैसे लिख देंगे, 4 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 40। 1 सेकंड में कितने होंगे, 40/4। ये कट गया, कितना आया, 10 हर्ट्स आ गया। ठीक है, 10 हर्ट्स आया। तो यानी 10 हर्ट्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। इस तरह से अब अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो आवर्तकाल क्या रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि काल यानी समय, तो ऊपर क्या आएगा, समय। ये तो थोड़ा सा याद करने के लिए हिंट बता रही हूँ। काल होता है ना, काल किसको कहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल। तो काल मतलब समय, तो ऊपर हमें समय ही लेना है निकालने के लिए, और नीचे दोलन ले लीजिए। आवृत्ति में उल्टा कर दीजिए, ऊपर दोलन ले लीजिए, नीचे समय ले लीजिए। ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है, गलत कर देते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। नहीं तो ये सिंपल आप इस तरह का मेथड भी लगा सकते हो, फॉर्मूला याद करके ऐसे लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो परावर्तन के नियम हमें बताने हैं। तो परावर्तन के नियम क्या रहेंगे, तो परावर्तन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। परावर्तन में क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ में आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा मिरर। अब दर्पण, अब ये आपतित किरण आई, टकराई और वापस चली गई, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। बीच में क्या होता है, बीच में होता है अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, ये अभिलंब है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये तो होता है एंगल आई, और ये क्या होता है, एंगल आर होता है। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। अब इसमें एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, और यही हमारे परावर्तन के नियम रहेंगे। तो ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ये 2 नियम आपको लिख देने हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह जो है वो कौन कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको याद भी है, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हो जाएंगे समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई एक आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां होंगी, आंसर देख लेते हैं।
एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती हैं। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि हो रही होती है, या तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं या उसकी वृद्धि को बिल्कुल कम कर देती हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपने भी सुना होगा ना, जब आप बीमार होते हो, आपको कोल्ड होता है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्लियर? सावधानी क्या रहेगी? एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव हैं वे? वो रहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे कि क्या रहेंगे? राइजोबियम है, नीले हरे शैवाल हैं, एजिटोबैक्टर भी लिख सकते हो आप। तो ये आप 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो अपने आसपास के 3 शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनानी है आपको। तो शोर प्रदूषण किस किस से होगा? आप बहुत आसान से लिख सकते हो शोर प्रदूषण। तो वाहनों का हॉर्न होता है, लाउडस्पीकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से बजते हैं खासकर इलेक्शंस के टाइम पे, कारखाने और मशीनरी जो है वो भी बहुत शोर के स्रोत रहते हैं। तो ये 3 इसमें आप पॉइंट्स लिख देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शोर प्रदूषण मनुष्यों के लिए कैसे हानिकारक है? 3 बिंदु आपको लिखने हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि इजी क्वेश्चन। तो कैसे हानिकारक हो सकता है? इससे क्या हो सकता है? इससे स्वर्ण शक्ति की हानि हो सकती है, हमारे कानों का पर्दा फट सकता है अगर बहुत ज़्यादा शोर हो तो। ठीक है, मानसिक तनाव और सिरदर्द रहने लगता है, हृदय संबंधी रोगों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है। ऐसे 3 उपाय जो है वो आपको लिखने हैं। क्लियर? तो 3 उपाय कौन कौन से रहेंगे? एक तो आपको जो PCRA है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, इसकी ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। याद हो गई होगी? एक बार बोलो, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये क्या सलाह देता है कि हमें जो है कौन से 3 उपाय करने चाहिए। तो एक तो क्या कहता है कि वाहनों को धीमी गति से चलाना। ठीक है, धीमी गति से नहीं होगा। धीमी गति से चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? एक समान कोशिश करनी होती है कि एक समान गति से चलाएं, है ना एकदम से बहुत ऐसे कि एक बार 20 पे चला रहे हो, फिर एकदम से 40 पे हो गई, फिर एकदम से 80 पे, फिर एकदम से 10 पे। ठीक है, ऐसे मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम एक समान गति से चलाएं, उससे पेट्रोल जो है कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है अनावश्यक ब्रेक और एक्सेलरेशन से बचना, और इंजन को नियमित रूप से सर्विस कराना। और जो है तो फोर्थ भी लिख सकते हो कि जो टायरों में हवा है उसको भी जो है अच्छे से मेंटेन रखना। ठीक है, टायर्स की हवा को मेंटेन रखना, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के नॉर्मल सी पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या करो क्यों कि आग लगने की स्थिति में अग्निशामक दल जो है पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति क्यों बंद कर देते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो ये पानी होता है, आग जब लग जाती है तो पानी का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, तार होती हैं तो करंट भी लगने का चांस होती है ना। तो क्योंकि पानी जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आग बुझाने से पहले बिजली सप्लाई बंद करना जरूरी होता है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और करंट लगने का खतरा रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तटीय क्षेत्र में रहने वाला बच्चा पीने के पानी और समुद्री पानी में अपने परिरक्षक से परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्री पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पीने का पानी लेता है और समुद्री पानी लेता है, दोनों में देखता है कि भी चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण होता है वो समुद्री पानी में ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर अधिक क्या होते हैं, उसके अंदर अधिक लवण होते हैं। ठीक है, जो उसको क्या बनाते हैं, अधिक चालक बना देते हैं और चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित हो जाती है। अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर अपने घर में भी NaCl यानी नमक डाल दोगे तो वो पानी भी अधिक जो है ज़्यादा सुचालक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, सिंचाई क्या है और जल संरक्षण करने वाली 2 सिंचाई विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई होती है पौधों को पानी देना, और जल संरक्षण ऐसी 2 सिंचाई विधियां बतानी है जिनमें जल संरक्षण हो यानी पानी वेस्ट ना हो। यानी आप इसको कह सकते हो कि आधुनिक
तकनीक जो है, आधुनिक तकनीक, वो वाली सिंचाई आपको बतानी है। और आपकी बुक में केवल 2 ही हैं, एक ड्रिप इरिगेशन है और एक जो स्प्रिंकलर मेथड होता है फव्वारे वाला, वो मेथड है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो सिंचाई क्या है? पौधों को जो है जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो जल संरक्षण करने वाली विधियां जो है वो कौन सी रहेंगी? जल संरक्षण वाली विधियां रहेंगी, जैसे फव्वारा सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है। तो पानी को नोजल की बूंदों के रूप में छिड़क कर फसलों को क्या किया जाता है? सिंचित किया जाता है, जिससे वर्षा जैसा प्रभाव बनता है और यह असमतल भूमि और जल में की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, याद रखना, स्प्रिंकलर मेथड, फव्वारा सिंचाई। उसके बाद ड्रिप सिंचाई क्या होती है? इसके अंदर पानी की पाइप जो है ना, जैसे यहाँ पे एक ट्री जो है, यहाँ पे है पौधा, ठीक है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो जो पाइप लगाई जाएगी ना, उसमें यहाँ पे जैसे ये सीधा इसकी जड़ में जाएगा, यहाँ पे छेद कर दिया इसकी जड़ में जाएगा, यहाँ छेद कर दिया इसकी जड़ में जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ये ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। इसमें भी पानी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पौधे वो पानी कहाँ से लेंगे? पौधे पानी लेंगे केवल जड़ों से। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो पौधों को इसमें क्या मिलती है? आवश्यक नमी मिलती रहती है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड ग दिया गया है, मैच करना है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ से मैच करना है। युग्मनज जो है, युग्मनज का सल्यन यानी जो युग्मनज है उसमें वो क्या कहलाएगा? युग्मनज का सल्यन निषेचन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कर लेंगे। जहाँ अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु कहाँ बनते हैं बच्चों? अंडाणु बनते हैं अंडाशय में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, 5th वाला, जहाँ अंडाणु बनते हैं। उसके बाद है हाइड्रा की देह के किनारे दिखने वाली उभार। जो हाइड्रा होता है उसके जो किनारे हैं वहाँ पर भी कुछ इस तरह से जो है उभार दिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये बड कहलाता है, कलियां कहलाती हैं, तो कलियां हो जाएगा। हाइड्रा की देह किनारे वाले उभार क्या होगा? कली हो जाएगा, तो इसका 4th वाला हो जाएगा। अमीबा में विभाजन का प्रकार, ये तो आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, अमीबा में कौन सा विभाजन होता है? द्विविभाजन। तो इसमें आपका आंसर 6th हो जाएगा, द्विविभाजन। इनविट्रो का दूसरा नाम, इनविट्रो यानी कृत्रिम निषेचन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृत्रिम निषेचन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1st वाला। शुक्राणु का उत्पादन करने वाले अंग कौन से होते हैं? शुक्राणु जो है जिसमें उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? वर्षण। ठीक है, क्या कहलाएंगे? वर्षण। तो दूसरा आंसर जो है यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपकी आंखों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यदि कोई समस्या हो तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नियमित रूप से नेत्र परीक्षण करवाएं और यदि सलाह दी जाए तो चश्मे का प्रयोग करें। बहुत कम या अधिक रोशनी आंखों के लिए हानिकारक होती है। तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है। तो कौन नियंत्रित करता है? जो आयरिस होती हैं वो आंखों में प्रकाश को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये पक्षमावी पेशियां हो जाएंगी। आयरिस यहाँ इस तरह से होता है, तो ये आयरिस, और ये क्या है? ये जो है पुतली हो जाएगी। तो जो आयरिस है वो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, यानी कितनी लाइट जो अंदर जाएगी आंखों में। तो आयरिस आंसर हो जाएगा। कौन सा दोष व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई उत्पन्न करता है? यानी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती लेकिन पास की दिखाई देती हैं, तो वो कौन सा आंखों का दोष होता है? उसको मायोपिया कहेंगे। बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में रॉड और कोन के बारे में सही बताना है। तो कोन जो है वो तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बी आंसर रहेगा। देखिए, कोन सेल जो होती है ना, कोन सेल्स, वो कलर के लिए होती हैं। रंग जो दिखते हैं हमें कोन सेल्स के कारण दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है, आंखों की देखभाल के लिए कौन सा कार्य उचित नहीं है वो बताना है। सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना, ये तो उचित है, नहीं देखना चाहिए। आंखों में धूल पड़ने पर रगड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी आंसर हो जाएगा। सामान्य दूरी पर पढ़ना भी चाहिए। विटामिन ए भी खाना चाहिए, तो बी हमारा आंसर होगा, ये नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये कच्चे पदार्थ और उनके आसपास के वातावरण में उपलब्ध होते हैं। पौधों में पोषण का प्राथमिक तरीका क्या है? तो पौधों में प्राथमिक तरीका क्या है पोषण का? वो स्वपोषी हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, तो इसीलिए वो क्या हैं? स्वपोषी हैं। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मुख्य रूप से शामिल होते हैं? तो कौन सा भाग ऊर्जा को अवशोषित करता है? मेन पत्तियां। पत्तियां जो होती हैं वो पौधों की किचन होती हैं। जैसे आप अपने किचन में खाना बनाते हो, उसी तरह जो पौधे हैं वो
जो पत्तियां हैं उसमें अपना खाना बनाती हैं। सो दे आर द किचन। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने का माध्यम कौन सा है? तो माध्यम कौन सा होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होती है उनमें से। अगला है, अथवा में दिया गया है, पौधे सूर्य का उपयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न जानवर अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जीव जो है अपने भोजन, पानी और आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने प्राकृतिक आवास पर निर्भर होते हैं। उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान में जीवित रहने में सहायता करती हैं। तो आकाश को एक ऐसा जीव मिला जिसका शरीर लंबा और फिसलन भरा है। उसका आवास क्या हो सकता है? तो देखिए, शरीर जो है वो कैसा होता है? लंबा और फिसलन भरा। लंबा यानी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी यहाँ पे, ठीक है। धारा रेखित शरीर बोलेंगे उसको, धारा रेखित शरीर, जैसे मछलियों की होती है, ये आएगा धारा रेखित शरीर। क्लियर? तो धारा रेखित शरीर जो मछलियां हैं वो कहाँ रहती हैं? फिसलन भरी भी होती है ना, चिकनी होती हैं, तो वो जल होगा। आवास क्या हो सकता है? जल हो सकता है। हालांकि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजातियां पृथ्वी पर बनी रहती हैं। ये किस गुण के कारण संभव है? तो इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। केंचुए किसके माध्यम से सांस लेते हैं? केंचुए त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। ये आंसर रहेगा, त्वचा के माध्यम से। जीवों का वह स्थान जहां वे रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो जीवों का स्थान जहां वे रहते हैं वो अनुकूलन कहलाएगा। अनुकूलन। आवास कहलाएगा, अनुकूलन नहीं कहलाएगा, आवास कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो आवास हो जाएगा, ठीक है, आवास। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हैं। खंड अ में आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, पोलियो और चिकन पॉक्स जो है डैश वायरस डैश के कारण होते हैं। तो पोलियो और चिकन पॉक्स किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत यानी जिसको नवीन किया जा सकता है, जिसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, जल और प्राकृतिक गैस, इसमें से नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? इसमें से नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा जल। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा? जल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी तो सारे ही जीवाश्म ईंधन है, तो ये सभी हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन है, मानव कर्ण की श्रवण सीमा जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये सही है या गलत है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो ये क्या है? ये सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बूझों ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ दिया, बल्ब अब चमकने लगा। व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जब पहला बल्ब लगाया तो उसके अंदर इतनी वोल्टेज नहीं थी कि वो बल्ब जो है ग्लो कर पाता, बल्ब जल पाता। लेकिन जब दूसरा सेल लगाया तो इतनी प्रॉपर वोल्टेज हो गई उसके अंदर, इतना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कि बल्ब ग्लो करने लग गया। इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा कि दूसरा सेल जोड़ने से वोल्टेज बढ़ गई, इसलिए बल्ब जो है वो चमकने लगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के ऊपर, इसमें अथवा में दिया गया है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? और ये दृष्टि बाधित छात्रों के लिए है, ठीक है। तो लेकिन आंसर हम करेंगे, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसके ऊपर क्या ना लगे? जंग ना लगे। इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आँख के उस भाग का नाम बताइए जिसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो आँख का कौन सा भाग है जो प्रवेश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को? तो आइरिस हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्व उल्टा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तो होता ही है, और उसमें जो पार्श्व तो उल्टे का मतलब क्या है कि दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक टेडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। तो एक टेडपोल जो है वो कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो इसमें आ जाएगा कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो जैविक कचरे को खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है? विघटित किया जाता है, और जिससे फिर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि नहीं 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं उनको खरीफ फसल कहते हैं। जिनके लिए जिनके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाएंगी? धान, मक्का, ये इसका एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडलीय दबाव वह बल है जो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है। वायुमंडल के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। नेक्स्ट है वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मापते हैं? वजन माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स या कंठ कहा जाता है। आप लैरिंग्स भी लिख सकते हो या कंठ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचाने और उनके नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा के अंदर इसमें कौन सा विभाजन है? ये द्विखंडन है और अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताइए जिनमें यह होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो यौन प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन है, एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें दोनों माता पिता से आनुवांशिक सामग्री के साथ संतानों का निर्माण होता है। जैसे रहेगा एग्जाम्पल मनुष्य और कुत्ते। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताना है और जीवाश्म ईंधन के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का तरलीकृत या ध्रुवीकृत भी लिख सकते हो पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण रहेंगे कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि यानी टाइम पीरियड, ठीक है, तो वो निकालने के लिए रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर करेंगे यदि एक वस्तु जो है वो 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उसकी समयावधि क्या होगी? तो हमारा रिलेशन क्या होता है? टी यानी समयावधि जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति के, आवृत्ति कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? यानी समयावधि 1/50, तो 0.02 सेकंड जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो वस्तु की समयावधि कितनी है? 0.02 सेकंड। नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए परिपथों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और बल्ब किस परिपथ में चमकेगा। चित्र ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर क्या लगाया हुआ है? इसके अंदर कोयला लगाया हुआ है, पीस ऑफ कोल, और इसके अंदर आयरन लगाया हुआ है, लोहे की कील। अब इसमें जो ये पीस ऑफ कोल है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, विद्युत का कुचालक होता है, तो इसके अंदर बल्ब नहीं चमकेगा। तो इसमें आप लिख देंगे नहीं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो लोहे की कील लगाई हुई है तो ये विद्युत की सुचालक है, और इसके अंदर की फिर क्या होगा? इसके अंदर बल्ब चमकेगा। तो इसमें हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अधिकांश तरल पदार्थ बिजली का संचारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अम्ल, क्षारक और लवण कहलाते हैं। उनके विलयन होते हैं। किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? तो किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है गति की 2 अवस्थाएं क्या हैं? बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? तो जो गति है वो कितनी तरह की है? तो समान गति। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे आप नाम लिख सकते हो, समान गति, असमान गति। ठीक है, तो जबकि एक वस्तु सीधी रेखा में निरंतर गति से चलती है तो वो समान गति कहलाती है। और असमान गति कौन सी है? जब एक वस्तु गति में भिन्नता या दिशा में परिवर्तन करती है तो वो असमान गति कहलाती है। बल लगाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन सी हैं? तो बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है उर्वरक क्या है? और रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी या पौधों में डाले जाते हैं और जो है ताकि विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सके और फसल उपज बढ़ाई जा सके। तो रासायनिक खादों द्वारा प्रदान किए गए 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से रहेंगे? रासायनिक खादों के द्वारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये जो है उसमें मुख्य रूप से पोषक तत्व जो मिट्टी है उसको प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए खंड ब दिया गया है खाद के कोई 3 लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है
तो खाद के 3 लाभ आपको लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, यह आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। और तीसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीव गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ाता है, जिससे फसल जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, कृषि पद्धतियों को परिभाषित करें और फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण चरण भी बताइए। ये आपको बताना है कि कौन कौन से चरण हैं जो फसल उत्पादन के दौरान उठाए जाते हैं और कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो आंसर रहेगा कृषि पद्धतियाँ उन तरीकों और तकनीकों को कहा जाता है जो फसल को उगाने और मवेशियों को प्रभावी ढंग से पालने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो फसल उत्पादन के लिए जो उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले भूमि की तैयारी की जाती है, उसके बाद बुआई होती है, सिंचाई होती है, उर्वरक डाला जाता है, कीटों पर नियंत्रण किया जाता है, फिर कटाई होती है और फिर उसका संग्रहण किया जाता है। तो ये जो है उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सही मिलान करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिया गया है, तो सही मिलान हम इसमें करेंगे। इसमें सीएनजी यानी गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट पेट्रोलियम काला सोना कहा जाता है। उसके बाद एंथ्रासाइड जो है 98% कार्बन सामग्री है। उसके बाद तारकोल क्या है। तारकोल एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। और कैरोजन क्या है। कैरोजन जो है एक मोमी पदार्थ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा कंपन करता है, उस भाग का नाम बताइए। तो बिल्कुल हमारे शरीर का हिस्सा कंपन करता है। लैरिंग्स जो हमारे कंठ में वोकल कॉर्ड होती हैं वो कंपन करती है। आंसर भी देखेंगे। बी है, अनिल ने रात में अपने घर से कुछ दूरी पर एक पटाखा फूटते देखा। पटाखा फूटते देख थोड़ी देर बाद उसे पटाखे की आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि सुनने में देरी का कारण बताइए। तो जो प्रकाश है उसकी गति बहुत ज़्यादा है ध्वनि की गति से, इसीलिए पहले हमारे तक प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद ध्वनि पहुंचती है। 2 संगीतमय वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो तारों को हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा क्या रहेगा। हाँ, जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स में कंपन होती है। दूसरा है ध्वनि सुनने में देरी का कारण। तो ध्वनि सुनने में देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेजी से चलता है। 2 संगीत वाद्य यंत्रों जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, कौन से हो जाएंगे। आप लिख देंगे गिटार और वायलिन जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में संगीत में ध्वनि और शोर के बीच 3 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे। संगीत में ध्वनि जो है वो कैसी होती है, मधुर और व्यवस्थित ध्वनि होती है। शोर जो है वो व्यवस्थित होता है और कर्कश ध्वनि होती है जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है। संगीत रचना में व्यवस्थित होता है, यानी उसमें जैसे आपको पता ही है कि कुछ नोट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उसको बजाया जाता है। बिना किसी संगठन के या संरचना के जो है वो क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। नेक्स्ट है, जब संगीत हम सुनते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, जबकि शोर जब ज़्यादा होता है तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान जो है भरना है आपको। कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी पर क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। उसके बाद है, एक आवेशित पिंड और उसकी ओर एक अनावेशित पिंड को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें इसको खींचना होगा, ठीक है, या धक्का लगाना होगा, ये भी आप लिख सकते हो। स्थानांतरित करना है यानी उसको उसकी जगह से हटाना है, तो धक्का लगा के भी हटा सकते हो या खींच के भी हटा सकते हो। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है यानी रिपेल करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड स दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने, और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण की सफाई के लिए, दवाई बनाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पनीर और अचार जैसे अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो अब आपको आंसर बताना है। तो किण्वन में जो है शर्करा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो किण्वन में शर्करा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध में मिलने पर उसमें वृद्धि करता है और दूध को दही में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लुई पास्चर ने डैश प्रक्रिया की खोज की। तो किसकी खोज की थी, किण्वन की।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु नहीं है? तो नॉन स्ट्रोक, एनाबिना, एजोबैक्टर और तीनों ही हैं। लैक्टोबैसिलस नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी आपको जो है लाइनें दी गई हैं और फिर आपको क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। विद्युत परिपथ निरंतर बंद पथ है। कैसा पथ है? बंद पथ है, जिसके साथ विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा किस तरफ जाती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या बैटरी, कनेक्टिंग तार, एक बल्ब और एक स्विच होता है। तो कौन सा उपकरण बैटरी का प्रयोग करता है? तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल, ये सभी। तो सारे ही जो है बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। किसी उपकरण में सेलों की व्यवस्था कैसे होती है? अगल बगल, एक के बाद एक या दोनों। तो देखिए सेल जो है वो ऐसे भी डाले जा सकते हैं और सेल कुछ इस तरह से भी डाले जा सकते हैं। तो दोनों ही तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों। किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच कैसा होता है? तो जब स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में होता है। तो थर्ड का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अथवा में करेंगे। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ बंद या पूर्ण दोनों ही कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु तक की पहुंचता है प्रकाश, कोई भी ठोस वस्तु होती है तो प्रकाश को उस वस्तु के माध्यम से उसके पार जाने से रोका जाता है, जिससे दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र हो जाता है, यानी छाया बन जाती है। ठीक है, तो यानी कोई भी वस्तु है पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है, उसमें से प्रकाश नहीं जा सकता और आप टॉर्च मारते हो तो क्या होगा? उस वस्तु के पीछे उसकी क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। और यदि कोई वस्तु पारदर्शी है तो क्या होगा? प्रकाश उसमें से गुजर सकता है, आर पार चला जाएगा। और यदि वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उसे अलग दिशा में परिवर्तित कर देगा। क्वेश्चन रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इसमें रवि है। रवि का मतलब यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, बाकी सारे जो है प्राकृतिक नहीं है। यह वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश के बल्ब का अपना प्रकाश है, सितारा, जलती हुई हिमाचल की तिल्ली, इसमें जो चमकता हुआ दर्पण है उसका अपना प्रकाश नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तारे होते हैं तो तारे कैसे पिंड हैं? दीप्त हैं, अदीप्त हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो तारे हैं वो कैसे पिंड होते हैं? उनका अपना प्रकाश होता है तो वो दीप्त पिंड होते हैं। ठीक है, वो लाइट, जैसे सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है, तो वो लाइट एनर्जी जो है लाइट क्या करते हैं? एमिट करते हैं, तो दीप्त पिंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा एक टॉर्च है, तो टॉर्च भी कैसा है? टॉर्च भी लाइट एमिट करता है ना सेल डालने के बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक दीप्त पिंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे मानव नर जनन अंग में एक नामांकित चित्र दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। तो ये क्या है? वर्षण है, शिशन है, और इसके अंदर ये क्या है? शुक्राणु नलिका है। ठीक है, उसके बाद नर जनन या प्रजनन कोशिका कहलाती है। तो नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? नर जनन कोशिका जो है वो शुक्राणु कहलाती है। मादा जनन प्रजनन कोशिका क्या कहलाती है? तो वो डिंब कहलाती है। डिंब या अंड उसको कहेंगे। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं की वृद्धि और जनन होता है। तो शुक्राणुओं की वृद्धि और जनन कहाँ होता है? वर्षण में होता है। ठीक है, तो आप अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो ये वर्षण है और इसी के अंदर जो शुक्राणु है वो पैदा होते हैं और फिर इस शुक्राणु नलिका से उनका जो है एक तरह से वो आप कह सकते हो कि जनन के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु की वृद्धि और जनन कहाँ होता है? वर्षण में होता है। शुक्राणु वर्षण से मूत्र मार्ग तक यात्रा करते हैं, तो शुक्राणु नलिका के द्वारा वो जो है यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों से नए व्यक्तियों का निर्माण है। इस प्रकार प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और जिसमें जीव अपने समान संतानों को जन्म देते हैं। संतान बढ़ती हैं, परिपक्व होती हैं और बदले में नई संतान पैदा करती हैं। तो जो जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं और जो अंडा देते हैं वो उनको अंडप्रजक कहा जाता है। टेडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है? तो मेंढक की विकासशील अवस्था होती है टेडपोल। नेक्स्ट देखिए, नर और मादा युग्मकों का संलयन और निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका जो है वो युग्मनज कहलाती है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। खंड क दिया गया है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड एंड क्षय रोग जो है किसके कारण होते हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के कारण होते हैं।
डैश एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव है, तो ये आ जाएगा पेट्रोलियम जो है वो एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव है। थर्ड क्वेश्चन है टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि जो है डैश में संचारित नहीं हो सकती, तो ध्वनि निर्वात, निर्वात यानी जहां पर एयर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऐसे एरिया में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा है कि ठोस, द्रव और गैस में से ध्वनि संचरित हो सकती है, ठोस में ज्यादा, द्रव में कम और वायु में सबसे कम। फिफ्थ है कोक का इस्तेमाल स्टील को बनाने में होता है, तो ये सही है या गलत है? तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए मानव कर्ण जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है, सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए खरीफ फसलों के 2 उदाहरण कौन से रहेंगे? तो खरीफ फसल जो है धान और मक्का, सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, धान और मक्का दोनों ही खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की संरचना को सुधारने में खाद सहायक होते हैं, सही है गलत? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करता है, किंतु उस परिपथ में लगा बल्ब नहीं जलता। परिपथ को देखकर बल्ब न जलने का कारण बताइए। तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो यहाँ पे सेल जुड़े हुए हैं वो सही ढंग से नहीं जुड़े हुए हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, सेल सही ढंग से नहीं जुड़े हैं। तो ये जुड़ने कैसे चाहिए थे? देखिए इस तरफ भी प्लस है, बड़ी लाइन किसकी होती है? पॉजिटिव की, छोटी किसकी होती है? नेगेटिव की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, ये प्लस का हो गया, और यहाँ से देखिए ये इस तरह से 3 सेल है ना, तो ये जुड़ गया, ऐसे ये चला जाता और ये इसके साथ ऐसे जुड़ना चाहिए था। ये जो है इसका एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरह से जुड़ा होना चाहिए था, तब ये बल्ब जो है क्या करता? ग्लो करता। तो यह आंसर हो जाएगा, सेल से सही ढंग से जुड़े नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा के किस प्रभाव के द्वारा विद्युत बल्ब दीप्त होता है? तो विद्युत धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब दीप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 2 अंडप्रजक जंतुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो अंडप्रजक जंतु कौन से हैं? मुर्गी, गोरैया और मछली, ये जो है क्या है? अंडप्रजक जंतु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दाब को परिभाषित कीजिए। दाब क्या होती है? तो वो आपको परिभाषित करना है। तो आंसर देखिए यहाँ से करेंगे, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा बच्चों? दाब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है खंड ख, सूर्य, जल एवं वायु को ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? तो सूर्य, जल और वायु को ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं? तो यहाँ से आंसर करेंगे, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी ये न खत्म होने वाले, न समाप्त होने वाले संसाधन हैं और मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, इसीलिए इन्हें इसी प्रकार कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्वनि की कौन सी 2 विशेषताएं ध्वनि की प्रबलता और तारत्वता को निर्भर करती हैं? तो ध्वनि की प्रबलता और तारत्व को निर्धारित कौन सी 2 विशेषताएं करती हैं? तो ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की यानी प्रबलता, वो आयाम से निर्धारित होती है। आयाम क्या है? कुछ इस तरह से जो है आपको ने किया होगा, ये क्या कहलाती है? ये दूरी आयाम कहलाती है। ध्वनि की पिच जो है वो ध्वनि की आवृत्ति से निर्धारित होती है। पिच यानी जो तारत्व है, ठीक है, तो वो ध्वनि की किससे निर्धारित होगी? ध्वनि की जो है आवृत्ति से। आवृत्ति का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितने दोलन होते हैं, 1 सेकंड में हुए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए एक विद्युत कर्मी जब भी विद्युत के उपकरणों की मरम्मत करता है तो रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पलें पहनता है, क्यों? क्योंकि रबड़ क्या होती है बच्चे? विद्युत की कुचालक होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पलें कुचालक होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन को बिजली के झटके का खतरा नहीं रहता है और यही कारण है कि वो रबड़ की चीजें डालता है। नेक्स्ट देखिए बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है? बाहरी निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जैसे मछली है, मेंढक है, इनमें होता है। आंतरिक निषेचन क्या है? निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है, जैसे गाय, भैंस, मानव आदि। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अथवा में है अमीबा में द्विखंडन को चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो अमीबा में आपको चित्र के द्वारा द्विखंडन दिखाना है। तो यहाँ से आप इसको करेंगे अमीबा में द्विखंडन। देखिए ये जो है क्या है, अमीबा है, इसके अंदर सबसे पहले जो केंद्रक है वो डिवाइड होगा। ये क्या है, केंद्रक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विभाजित केंद्रक। क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग न्यूक्लियस की जगह आप लिख देंगे विभाजित केंद्रक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद जो इसका यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे इस तरह से 2 पुत्री जो अमीबा है यानी डॉटर अमीबा है वो बन जाएंगे। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमीबा में द्विखंडन विधि को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप कर लीजिए, हालांकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस से भी है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि को स्पष्ट करना है। तो अमीबा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें पहले इसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और फिर शरीर 2 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग को एक केंद्रक प्राप्त होता है और इस प्रकार एक मूल अमीबा से 2 पुत्र अमीबा बनते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इसके अंदर ये देखिए ये क्या है, ये अंडवाहिनी है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये क्या है, नीचे अंडाशय है, ये गर्भाशय हो जाएगा, ये ग्रीवा हो जाएगा और नीचे योनि हो जाएगा। तो ये चित्र आपको बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु पर बल लगाने पर होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, और गति में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, आकार में परिवर्तन या गति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अथवा में दिया गया है संपर्क में रखी हुई किन्हीं 2 वस्तु के बीच किस प्रकार का बल लगता है। इस बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो संपर्क में रखी हुई किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच जो कौन सा बल लगता है, संपर्क बल लगता है, ठीक है। तो उससे जो है उसके आकार में या गति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम के किन्हीं 3 घटकों के नाम और उनके उपयोग लिखे हैं। तो पेट्रोलियम के 3 घटक कौन कौन से हैं। एलपीजी है जो कि घरों और उद्योगों के लिए ईंधन का काम करती है। कैरोसिन है तो स्टोव, लैंप और जेट विमान के लिए ईंधन। पैराफिन वैक्स है तो जो है पैराफिन वैक्स किसके लिए प्रयोग की जाती है, मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां किन्हें कहती हैं, इनकी आवृत्ति भी बताइए। तो श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां देखिए, श्रव्य ध्वनि कैसे कौन सी होती हैं, जिनको हम सुन सकते हैं। तो वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वह श्रव्य कहलाती है और जो नहीं सुन सकते वह अश्रव्य है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं और अश्रव्य ध्वनियां 20 हर्ट्ज से कम या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखिए अथवा में दिया गया है शोर कई मानसिक व्याधियों का कारक है, क्या शोर को नियंत्रित किया जा सकता है, कोई 3 उपाय बताइए। तो बिल्कुल जो है शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए विमान इंजनों, परिवहन वाहनों में ध्वनि रोधक उपकरण लगाए जाने चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये चीजें आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उन्हें के किन्हीं 4 भागों को आपको क्या करना है, नामांकित करना है। तो इस तरह से आप जो आंख है उसका चित्र बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये लेंस है। इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, पक्षमावी पेशियां हैं। उसके बाद ये बाहर की तरफ ये क्या है, ये परितारिका होती हैं और ये बीच का जो स्पेस है ये क्या है, पुतली है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, स्वच्छमंडल कहलाता है। उसके अलावा ये क्या है, दृष्टिपटल है जहाँ पर जो रेटिना है इसके ऊपर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। ये काचाभ द्रव्य है और इसको दृक् तंत्रिका बोलते हैं जो कि मस्तिष्क से जाके मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो मानव नेत्र गोलाकार होता है। इसकी पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसपेशीय संरचना होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। नेत्र लेंस जो है रेटिना पर क्या बनाता है, छवियां बनाता है यानी प्रतिबिंब बनाता है।
अगला क्वेश्चन है असंपर्क बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो असंपर्क बल के उदाहरण आपको देने हैं। तो असंपर्क बल कौन सा होता है बच्चे, असंपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क में आए लगाया जाता है या कार्य करता है। जैसे कि चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लोहे या अन्य चुंबक पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल, जिसमें चुंबक जो है लोहे के संपर्क में नहीं आती, उससे पहले ही बल लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी भी पक्षी आदि पर दूरी से लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई चीज गिराते हैं तो वो जमीन की तरफ ही जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो अर्थ है वो बल लगा रही है। ठीक है, तो ये जो बल कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में बारीक पट्टी की बजाय चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो बारीक पट्टी की बजाय चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, तो देखिए आंसर क्या रहेगा, स्कूल बैग चौड़े पट्टे के साथ दिए जाते हैं ताकि कंधों पर संपर्क क्षेत्र बढ़ जाए और दबाव कम हो जाए। मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेशर जो है, अगर एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। क्लियर। तो अगर चौड़ी पट्टी है तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर जो है वो कंधों पर क्या लगेगा, कम लगेगा, और इसीलिए दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल कब लगता है, कोई भी वस्तु जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो आगे की तरफ, तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, हमेशा गति के विपरीत जो है क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, खंड ग मिलान करना है, तो स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो इसमें देखिए मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो है ये क्या है, मादा एनाफ्लीज मलेरिया परजीवी का वाहक है। क्लियर, मलेरिया परजीवी का क्या है, ये वाहक है। उसके बाद मादा एडीज क्या है, तो मादा एडीज जो है वो डेंगू बीमारी फैलाती है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद यीस्ट क्या है, यीस्ट जो है ब्रेड बनाने में यूज होती है, बेकिंग में। लैक्टोबैसिलस क्या है, दही जमने में हेल्प करता है, तो ए हो जाएगा। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। विषाणु क्या है, जो एड्स है वो विषाणु के कारण होता है, तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। रवि अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने दादाजी के पास गांव गया। वह रोज सुबह अपने दादाजी को, जो कि एक किसान है, खेत पर जाते हुए देखता था। एक दिन वहां पर रवि को कुछ अलग अलग प्रकार के औजार दिखाई दिए, जिनमें से वह कुछ को पहचानता था। इसने अपने दादाजी से उन औजारों के बारे में पूछा, तो उसके दादाजी ने बताया कि ये सब कृषि कार्य में काम आते हैं। परंपरागत औजार के साथ साथ वह तकनीक में औजार के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छी उपज की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार कौन से हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, कुदाली भी होता है, कल्टीवेटर भी, हल भी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बुआई का कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाला औजार है, तो इसमें कल्टीवेटर, हल, सीड ड्रिल या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, सीड ड्रिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेत की जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाला औजार कौन सा है, तो खेत की जुताई जो करते हैं वो किससे करते हैं, हल से करते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है, तो सिंचाई की आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र, चेन पंप, मोट ढेकली। तो देखिए ये चेन पंप, मोट ढेकली ये आधुनिक नहीं है, ये परंपरागत विधियां हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है, ड्रिप तंत्र या जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो जो है आधुनिक विधि है। अगला क्वेश्चन है विद्युत घटकों के प्रतीक की सहायता से, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लेंगे। विद्युत धारा का बंद मार्ग क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का बंद मार्ग जो है वो परिपथ कहलाता है। जब परिपथ पूर्ण होगा तो बल्ब जो है उसका क्या रहेगा, तो जब परिपथ पूर्ण होगा तो बल्ब वो क्या करेगा, दीप्त करेगा। सिंचाई स्विच जो है एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करती है जब वह डैश स्थिति में होता है। तो देखिए स्विच जो है जब ऑन होता है तभी तो वो विद्युत परिपथ को पूर्ण करेगा। तो स्विच किस स्थिति में होना चाहिए, स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अथवा में दिया गया है एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत होता है। तो एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो स्रोत है वो कौन सा होता है, ए रहेगा बैटरी। ठीक है, बैटरी विद्युत धारा का स्रोत होता है जो कि करंट पास करता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है जो संसार को देखने में को हमारी मदद करते हैं। प्रकाश जो श्वेत दिखता है कई रंगों का मिश्रण है जो इंद्रधनुष के रूप में प्राकृतिक घटना के रूप में दिखाई देता है। मानव नेत्र में स्थित परितारिका और पुतली नेत्रों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट है, नेत्र में स्थित परितारिका डैश का नियंत्रण करती है। तो नेत्र में जो परितारिका है वो किसका नियंत्रण करती है? वो पुतली को कंट्रोल करती है, और पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को संतुलित करना। तो इसीलिए नेत्र में स्थित परितारिका प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक है। उसके बाद श्वेत प्रकाश डैश रंगों का मिश्रण है। सफेद जो प्रकाश है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? वो 7 रंगों का मिक्सचर है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन श्वेत प्रकाश का भाग नहीं है? तो निम्न में कौन सा जो है श्वेत प्रकाश का भाग नहीं होगा? तो आप देखिए, आप श्वेत 7 रंगों को कैसे याद करते हो? आप 7 रंगों को विबग्योर के नाम से याद करते हो। किस नाम से करते हो? GYOR। तो इसमें अगर हम लाल देखें तो ये हो जाएगा, बैंगनी देखें तो वायलेट हो जाएगा, हरा देखें तो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन ब्लैक जो है इसमें नहीं है, ये ब्लू है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लैक नहीं है, तो काला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में हमारा नेत्र किसी वस्तु को तब तक नहीं देख पाता जब तक कि हम इसे टकरा कर प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंचती। किसी भी चीज को हमें देखने के लिए जो भी कोई वस्तु होती है उसके ऊपर प्रकाश होना जरूरी होता है। प्रकाश जो हमें किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है या तो वस्तु द्वारा उत्सर्जित होता है या वस्तु से टकरा कर आता है। प्रकाश सभी प्रकार के सतह से परावर्तित होता है, और जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होता है तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें डैश के योग्य बनाता है। तो जो है हमें देखने के योग्य बनाता है। हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब डैश किरण परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों में पहुंचती है। तो जब परावर्तित किरण जो है परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों में पहुंचती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वे डैश वस्तुएं कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अथवा है, आपतन कोण होता है किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर। सो ये था कंप्लीट पेपर। खंड कर दिया गया है। उस जीवाणु का जो है पहला प्रश्न रहेगा, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो वो कौन सा जीवाणु है? वो लैक्टोबैसिलस है। क्या आसूत जल विद्युत का संचालन करता है? तो आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर वो विद्युत का संचालन नहीं करता क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं होते हैं, और बिना आयन के विद्युत का संचालन नहीं हो सकता है, इसलिए वह संचालन नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बताना है आपको पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन होता है कि किसी भी वस्तु की छवि में जब बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है? तो मादा जननांग में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? वो गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है? तो उसे दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं वह क्या कहलाएगा? वह उसकी आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है। और एक दोलन पूरा होने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्षण नव युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो वर्षण जो नव युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है। तो उसे क्या काटना क्या कहलाएगा? कटाई कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफेद गाढ़ा द्रव होता है। तो ये सत्य है या असत्य? तो ये क्या रहेगा? असत्य रहेगा। नेक्स्ट है, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, कि अनिद्रा, अति तनाव और चिंता अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार जो है वो ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। खाद से जो है क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो जल धारण क्षमता है, पानी को रोकने की क्षमता है, वो क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, सत्य रहेगा या असत्य रहेगा? तो ये असत्य होगा कि वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो उसमें चाल में परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। धीरे है तो वो तेज हो सकती है, तेज है तो वो धीरे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला खंड ख दिया गया है, पेट्रोल के कोई दो उपयोग आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए पेट्रोल के दो उपयोग क्या हो जाएंगे, यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे पेट्रोल के दो उपयोग है। उसको जो है मोटर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको एज ए सॉल्वेंट या ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल के को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में आपको वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा जो है समाप्त होने वाले, अक्षय कौन से होते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं उन्हें अक्षय कहा जाता है। तो इसमें आपको सूर्य का प्रकाश, वायु, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस दी गई है। तो इसमें अक्षय स्रोत कौन से हो जाएंगे, समाप्त होने वाले स्रोत। तो इसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा है, वो अक्षय स्रोत हो जाएगा। इसके अंदर पेट्रोलियम जो है वो क्या होगा, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, वायु अक्षय स्रोत रहेगा और प्राकृतिक गैस जो है वो समाप्त होने वाले स्रोत में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धातु की एक थाली जल से भरी हुई है, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात किया जाता है, हमें यहाँ किस प्रकार के बदलाव दिखाई देंगे? तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जब आप चम्मच को से थाली पे मारोगे तो क्या होगा, वहां पर ध्वनि उत्पन्न होती है और पानी की सतह पर क्या देखी जा सकती हैं, पानी की सतह पर तरंगे दिखाई देंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके उपयोग भी बताइए। तो विद्युत लेपन क्या होता है, किसी पदार्थ पर विद्युत के माध्यम से एक इच्छित वस्तु धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, वो विद्युत लेपन कहलाती है। तो उपयोग हो जाएंगे, क्रोमियम प्लेटिंग के कार के भागों पर चढ़ाया जाता है, टीन की प्लेटिंग जो है लोहे पर की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, अथवा में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित जो सामग्रियां हैं वो विद्युत चालक हैं या विद्युत रोधी हैं। तो देखिए धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत चालक होती हैं, और जो अम्ल है, क्षारक है, लवण है, उनमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप देखेंगे नींबू का रस जो है वो कैसा है, सुचालक रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से अगर आप देखेंगे शहद जो है वो कैसा वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। उसके अलावा नल टोंटी का पानी सुचालक होगा और मिट्टी का तेल जो होगा वो कुचालक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरायुज और अंड प्रजक जंतु के बीच अंतर लिखिए। तो जरायुज और अंड प्रजक जंतु कौन से होते हैं, यहाँ से इसका आंसर करेंगे, जरायुज जंतु होते हैं जो कि जीवित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि इंसान है, उदाहरण रहेगा कुत्ता, गाय, ये सब कैसे हैं, ये जरायुज रहेंगे। उसके बाद है अंड प्रजक, अंड प्रजक कौन से होंगे, जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि पक्षी है, मछली है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम अंड प्रजक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण क्या होता है, लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जिसमें बड़े परिवर्तन होते हैं उसे कायांतरण कहते हैं, जैसे मेंढक के अंदर होता है या रेशम कीट के अंदर होता है, इसको हम क्या कहेंगे, कायांतरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वे उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े को जो है गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो आपने भी देखा है, तो बोझ जो है सिर पर रखने से पहले गोल लपेट कर क्यों रखा जाता है, यह भार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है और सिर पर दबाव को क्या करता है, कम करता है। यानी डायरेक्ट अगर हम सिर पर रखेंगे तो दबाव अधिक जो है वो सिर पर आता है, लेकिन इससे दबाव का संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए उसे कपड़े को गोल करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में बल का प्रकार का नाम बताइए। ठीक है, पानी की बाल्टी उठाना में कैसा है, और कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना। तो पानी की बाल्टी उठाना, उसमें हमारा कौन सा बल लग रहा होता है, उसमें हमारा पेशीय बल लगता है। और कागज जो है, कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना, तो उसमें कौन सा बल लगता है, उसमें स्थैतिक बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है,
पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कई बार आपने किया हुआ होगा। पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से बना होता है। मृत शरीर समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते हैं। उच्च तापमान और दबाव मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा तापमान है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अंदर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कढ़ाई निर्वात में रखी हुई है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारी जाती है तो क्या कढ़ाई में कंपन होगा? क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी? स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप कढ़ाई में ऐसे छड़ी से मारते हो तो जो है वो सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है कि वो कहाँ रखी है? निर्वात में रखी है। कंपन होगा या नहीं होगा? तो कंपन तो होगा, लेकिन हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि कढ़ाई कहाँ पर रखी है? निर्वात में रखी है। यहाँ से आंसर कर लेंगे, कंपन होगा नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कर्णपटय का क्या कार्य है? तो कर्णपटय का क्या कार्य है? कर्णपटय का कार्य है कि आंतरिक जो कर्ण के पास तरंगे हैं उनको भेजना। ठीक है, जो बाहरी, देखिए जो बाहरी कान है वो क्या करता है? जो भी बाहर की वाइब्रेशंस हैं उनको कलेक्ट करेगा, और फिर क्या है, ये है कर्णपटय। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जो तरंगे हैं उनको, जो आंतरिक कर्ण है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक जो तरंगे हैं उनको भेजना इसका कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठोस, द्रव या गैस में से कोई एक माध्यम होना चाहिए। ठोस में ज़्यादा तेज ध्वनि जो है ट्रेवल करेगी, फिर द्रव में, और फिर गैस में। हर्ट्ज का प्रतीक लिखिए, तो हर्ट्ज का प्रतीक क्या हो जाएगा? HZ। मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र जो है वो आपको बनाना है। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये आप खुद से करेंगे, आपने बहुत प्रैक्टिस भी की है। मानव नेत्र का एक चित्र आपको बनाना है। नेक्स्ट है, दीप्त पिंड के 2 उदाहरण जो है वो आपको करने हैं। तो दीप्त पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य है, टॉर्च है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम किस प्रकार अपने आंखों की देखभाल कर सकते हैं? कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं हम चश्मे का, अगर हमें चश्मे लगे हुए हैं तो चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य को सीधी और जो है सूर्य की ओर सीधा न देखें। आंखों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। पानी से धोना चाहिए नियमित रूप से, और सामान्य दूरी पर जो, ठीक है, सामान्य दूरी पर क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया गया है, कंधों पर लटकाने वाले स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो कंधों पर लटकाने वाले बैग में चौड़ी पट्टी क्यों होती है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंधों पर लटकाने वाले स्कूल बैग में जो वजन है वो कंधों के बड़े क्षेत्रफल पर आ जाए। इससे कंधों पर पड़ने वाला दबाव जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और बैग को ले जाना जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड ग, गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ से, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? फसल। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? कुएं, नदियां, जलकूप, ये सब सिंचाई का स्रोत है, लेकिन गैस पाइपलाइन ये सिंचाई का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरक का उदाहरण आपको देना है। तो इसमें उर्वरक कौन सा है? खाद या राइजोबियम, ये उर्वरक नहीं है। यूरिया जो है ये किसका उदाहरण है? उर्वरक का उदाहरण है। धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि, तो धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में, निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है? तो इसमें हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये सब कृषि में उपयोग होने वाले औजार हैं, लेकिन जो उर्वरक है वो कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13, इस गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। दीप्त अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन है, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। प्रकाश जो है क्या करता है? टकराता है और फिर वापस लौट आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होगा? आंसर भी रहेगा सूची छिद्र कैमरा हम बनाते हैं। किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने नहीं देती? तो अपारदर्शी वस्तुएं जो है प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अथवा में पारभाषी वस्तु का एक उदाहरण देना है आपको। तो पारभाषी वस्तु का उदाहरण क्या हो जाएगा? चिकना कागज जो है वो पारभाषी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्युत आवकों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को आग और क्षति से बचाता है। तो विद्युत तापक में पाई जाने वाली तारों की कुंडली क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत इस्त्री का एक उदाहरण क्या है? तो विद्युत इस्त्री का एक उदाहरण है किसका? इसमें जो इस्त्री है, प्रेस है, वो क्या होती है? गर्म होती है ना। तो जिसमें चीजें गर्म होती हैं वो तापीय प्रभाव पर काम करता है। ये आंसर रहेगा। विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है उसके अंदर ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है एसीबी को पूर्ण रूप एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? यहाँ पे लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, एमसी की फुल फॉर्म हो जाएगी लघु परिपथ विच्छेदक, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है लुई पास्चर जो है उन्होंने क्या बताया था? किण्वन के बारे में बताया था। ए हो जाएगा। एंटीबायोटिक क्या है इसमें? देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या है? एंटीबायोटिक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। शैवाल है, तो इसमें शैवाल क्या है? क्लेमेडोमोनास जो है शैवाल का एक एग्जाम्पल होता है। परिरक्षक क्या करते हैं? खाने को खराब होने से बचाते हैं, तो उसमें सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। ठीक है, और एंथ्रेक्स जो है वो मवेशियों में होने वाला एक रोग है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया गया है, अथवा में निम्नलिखित कथनों के भाग को सही करके पुनः लिखना है। तो इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड हैं इनको आपको सही करके ठीक करना है। तो बैसिलस एंथ्रेक्स से मलेरिया होता है, तो बैसिलस एंथ्रेक्स मलेरिया कॉज नहीं करता, ये एंथ्रेक्स जो मवेशी में होने वाली बीमारी है उसको करता है। नेक्स्ट है, चीनी का उपयोग आम आंवला के अचार के परिरक्षण में किया जाता है। तो चीनी का उपयोग नहीं किया जाता, आम आंवला के अचार में जो है वो नमक और तेल का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लुईस पास्कल ने पाश्चरीकरण की खोज की। तो लुईस पास्कल नहीं थे, पाश्चर थे। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। राइजोबियम लेग्यूम पौधों के तना ग्रंथियों में पाया जाता है। तो राइजोबियम जो है वो लेग्यूम पौधों के तनों में नहीं बल्कि जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, हमारे वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में 20 नहीं बच्चे 78% नाइट्रोजन है। ब्रेड या इडली का आटा यीस्ट द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण फूलता है। तो ये ऑक्सीजन के कारण नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और